टॉपिक है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन। आपको पता है कि पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा अगर किसी तत्व की अधिकता है तो वो हाइड्रोजन ही है। और आपके पास जो पानी पीते हैं उस पानी को भी आप H2O से संदर्भित करते हैं, यानी कि हाइड्रोजन के 2 अणु हैं, नहीं, और ऑक्सीजन के 1। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का जो मूल उद्देश्य है कि देखिए, जो अक्षय ऊर्जा होता है जो कभी समाप्त नहीं हो सकता, ऐसा मानना होता है अक्षय, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जो हाइड्रो जो एनर्जी है, उससे जो आप जो एनर्जी निकालते हैं या जो एग्जिट करते हैं, वो एनर्जी आपको अक्षय ऊर्जा के संदर्भ में क्या कहता है, संदर्भित किया जाता है। कोयला से जो ऊर्जा निकालते हैं वो अक्षय ऊर्जा के संदर्भ में बात नहीं की जाती। तो अक्षय ऊर्जा से जो आप ऊर्जा एग्जिट करते हैं उसको राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन योजना के अंतर्गत ला सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो आपके व्हीकल्स हैं, जो अभी गाड़ियां जो अभी आ रही हैं बैटरी पे चलने वाली है तरह तरह की, तो अगर इस तरह की चीजों को बढ़ावा दिया जाता है तो आपका जो ईंधन की निर्भरता है, ऐसे ईंधन पर निर्भरता है गाड़ियां चलाने के लिए जो अक्षय नहीं है। इसलिए भारत को या कोई भी देश चाह रहा है कि एनर्जी के मामले में हम क्या हो, सेल्फ डिपेंडेंट हो। अगर इस तरह की चीजें अगर हम करने में कामयाब होते हैं तो निश्चित रूप से हम सबसे बड़े तेल आयातक देश हैं। सबसे बड़े तेल आयातक देशों में भारत की क्या होती है, गिनती होती है। और सबसे बड़े तेल आयातक देश अगर इस तरह का विकल्प पैदा कर लेता है तो जो आयात पे तेल पे मेरा खर्च होता है वो खर्च क्या हो जाएगा, बच जाएगा, और देश की विकास जो है उसको और एक राह मिल सकेगा, एक प्रगतिशील, एक तेज, एक तीव्र गति मिल सकेगा। नहीं तो इसको लेके ये खबर में क्यों था, तो सरकार ने औपचारिक रूप से भारत को देखिए, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन होता है, ग्रे हाइड्रोजन होता है, ये सब आपको बताएंगे कि इस सब का क्या मतलब है। कि सरकार ने औपचारिक रूप से भारत को हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाने की एक घोषित उद्देश्य के साथ राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दे दी है। ये इस वजह से चर्चा में आ गया, और इस चर्चा में भी पॉइंट्स पे ध्यान दीजिए। भारत को हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए वैश्विक केंद्र बनाने का प्रयास के मनोदशा से ये बात की जा रही है। मंशा ये है कि भारत हाइड्रोजन के उत्पादन, माने जो हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए एक वैश्विक केंद्र बन जाए। वैश्विक केंद्र का मतलब समझ रहे हैं, पूरे विश्व में आप एनर्जी के मामले में एक अलग पावर रखिएगा, नहीं, और ऊर्जा का तो महत्व, बिना ऊर्जा के तो कुछ नहीं चलने वाला है सर। ठीक है, ये बॉल बत्ती पंखा सब ऊर्जा से ही चल रहा है, तो महत्व आप समझ ही सकते हैं इसका क्या इंपॉर्टेंस है। इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी पढ़ना होगा क्योंकि ये बहुत टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी है, पीटी के लिए भी है, हर तरीके से ये सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि भारत का बिजली ग्रिड मुख्य रूप से किस पर आधारित है, कोयला पर आधारित है, और आगे भी ऐसा ही रहेगा। इस प्रकार एक प्रमुख ईवी पुश, मैंने ईवी पुश जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो होता है उससे संबंधित, जैसे ईवीएम बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उसी प्रकार ईवी पुश में माने कि जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बनेगा उसमें हमको उतना पेट्रोलियम तेल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ईवी पुश से संपार्श्विक लाभ को नकारना, क्योंकि इन वाहनों को बिजली देने वाली बिजली उत्पन्न करने के लिए कोयले को जलाना होगा। माने ऐसे जो भी व्हीकल हैं जो जिसको कोयला से हम एनर्जी उत्पन्न करके एनर्जी देते हैं, ऐसे को नकारिए और कुछ ऐसे व्हीकल्स को लेकर आइए जो व्हीकल्स किस टेक्नोलॉजी पे चले, हरित हाइड्रोजन के एनर्जी पे चले। तो इससे हमको कोयला पे जो डिपेंडेंसी हो क्या होगा, कम होगा। कई देशों में जो ईवी को आगे बढ़ा रहे हैं, अधिकांश बिजली नवीकरणीय ऊर्जा से उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए नॉर्वे में 99% जल विद्युत शक्ति है। ये जल विद्युत शक्ति क्या है, हरित, ये अक्षय ऊर्जा है, बात समझे। तो आप ईवी को बढ़ावा दीजिए,
लेकिन कोयला पर आधारित एनर्जी पर नहीं, जो अक्षय ऊर्जा पर आधारित हो वो संभव कीजिए आप। तो बताइए, अगर ऐसा कुछ देशों में चल रहा है तो बड़ी गाड़ियां पेट्रोल वाली लेनी रिस्की हो सकता है। कौन गारंटी है बढ़िया बढ़िया गाड़ियां सड़कों पे उतर जाए जो बिना पेट्रोल और ट्रोल के चले? बात समझे? अप्रैल 2022 में राज्य के स्वामित्व वाली ऑयल इंडिया लिमिटेड ने जोरहट, जो असम में, भारत का पहला 99.9% शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया। नहीं, शुद्ध माने कि जो शुद्ध हरित हाइड्रो या फिर हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू सबसे पहले इस देश में कहां किया गया? असम के जोरहट में। और किसने चालू किया सर? ऑयल इंडिया लिमिटेड ने। केरल ने भी, ये तो आपका ठीक है चल रहा है, केरल ने भी अपने स्वयं के हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था मिशन के लिए एक रणनीतिक रोड मैप, नीति निर्माण और कार्यान्वयन योजनाओं को तैयार करने के लिए एक उच्च स्तरीय कार्य समूह की स्थापना की है। केरल ने भी, जो हरित हाइड्रोजन में निवेश को सुविधाजनक बनाने और राज्य को हरित हाइड्रोजन हब बनाने के लिए है। यानी कि केरल राज्य भी राज्य को हरित हाइड्रोजन हब बनाने का प्रयास कर रहा है, उसके लिए निवेश भी कर रहा है। साथ ही कुछ और एग्जाम्पल है, जैसे टाटा मोटर लिमिटेड के सहयोग से इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अनुसंधान एवं विकास केंद्र ने पहले हाइड्रोजन ईंधन सेल बसों का परीक्षण किया था। पहले भी ऐसा परीक्षण चल रहा था। उसके अलावा भी कई लोग हैं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड, अडानी इंटरप्राइजेस, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, एसएम सोलर जैसी कंपनियों ने हरित हाइड्रोजन अवसर का दोहन करने की योजना क्या कर रही है, बना रही है। अगर इस तरह से ये लोग उतरेंगे इस टेक्नोलॉजी को लेके, तो निश्चित रूप से भारत में एक नई ऊर्जा क्रांति हो सकती है। ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल है, जैसे अडानी ने जून में घोषणा की कि वो दुनिया का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए संयुक्त रूप से फ्रांस की कुल ऊर्जा के साथ क्या क्या करेगा, सहयोग करेगा। तो ये भी अडानी का एक महत्वपूर्ण पहल है। और आप अडानी की इस सोच को आप नकार नहीं सकते। निश्चित रूप से सरकार के सहयोग से ये चीजें हो पाएंगी। लेकिन कोई उद्योगपति इसके लिए उठ रहा है, अगर वो सोच रहा है कि भारत को दुनिया का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र हम बनाएंगे, तो ये सोच को लेके कोई किसी को आपत्ति होना नहीं चाहिए। ठीक है। शेयर डूबता है शेयर उड़ता है। अब तो अडानी का शेयर डूबने से पहले ये सोच थी। ठीक है। अमेरिका स्थित, अब क्या है कि अब लोग, कुछ लोगों का दिक्कत यह है समाज में कि अडानी नाम सुनते ही पारा गर्म हो जाता है, तो उन लोगों का कोई इलाज है नहीं, ऐसे लोगों का। ठीक है। आप ये मत भूलिए कि कांग्रेस भी थी तो अंबानी थे या उद्योगपति थे, तो ये इनको आप इग्नोर करके नहीं चल सकते। ये व्यापारी जो है ये उन्हीं के हैं जिनके सरकार है। जो सरकार में नहीं है उनसे क्या फायदा ले सकते हैं? तो कल को अगर कांग्रेस की भी सरकार बनेगी तो क्या अडानी को फांसी चढ़ा देगी? क्या अडानी का यूज करेगी? अडानी का यूज ना करेगी। हर कालखंड में उद्योगपति सरकार उद्योगपतियों का इस्तेमाल करते रहे हैं। ठीक है। कि कोई नया अगर नहीं जुड़ेगा कोई उद्योगपति के साथ तो क्या लगाएगा इतना सब प्लांट कौन बैठाएगा? सरकार निश्चिंत रहती है और भारत को प्लांट मिल जाता है, रोजगार मिल जाता है। आपको हेल्प भी कर देती है भारत सरकार की, जाइए हम जमीन आपको दे रहे हैं, लगाइए। चोला निश्चिंत हो जाता है ना भाई। और बाकी भारत में काम करने के लिए और भी बहुत कुछ है सोचने के लिए चीजें। अमेरिका स्थित ओहमियम इंटरनेशनल ने, ये भी पॉइंट अहम है जिस पर नजर रखना चाहिए आपको, ओहमियम इंटरनेशनल ने कर्नाटक में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फैक्ट्री शुरू की है। कहां पे? कर्नाटक में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फैक्ट्री अमेरिका स्थित ओहमियम इंटरनेशनल ने शुरू किया है। ठीक है। इस मिशन के बारे में क्या जानकारी दी गई है, कुछ एक एक पॉइंट्स को पढ़ेंगे, एक एक बिंदु को पढ़ेंगे।
मिशन के बारे में इसका उद्देश्य हरित हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव्स, मतलब कि उसके हरित हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए कुछ अन्य टेक्नोलॉजी की आवश्यकता पड़ेगी ना। जैसे घर बनाने के लिए सीमेंट गिट्टी बालू की आवश्यकता पड़ता है, तो इसको कौन सा डिमांड कहते हैं? डेरिवेटिव्स डिमांड्स कहते हैं, आप डिराइव्ड डिमांड्स कहते हैं ना भाई। तो उसी तरह से इनकी इस सब तरह की चीजों को प्लांट के तौर पे बैठाने के लिए उसकी जो जरूरतें हैं, उस मशीनरीज को भी तो आप मंगवाएंगे, कहीं से आयात करेंगे चाहे निर्यात करेंगे, समझ रहे हैं ना भाई। अगर नहीं आपके पास तो क्या कीजिएगा? आयात कीजिएगा। डेरिवेटिव्स के लिए निर्यात अवसरों का सृजन करता है। आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए ऊर्जा क्षेत्र का डीकार्बोनाइजेशन और गतिशीलता अनुप्रयोगों में उपयोग और स्वदेशी विनिर्माण क्षमताओं का विकास कर, ठीक है। उसके लिए हमको अगर अन्य वस्तुओं की आवश्यकता भी पड़ती है लगाने के लिए, तो उसमें भी कोशिश करेंगे कि हम लोग क्या बने, सेल्फ डिपेंडेंट बने। जहां बेसिक जरूरत पड़े कहीं से आयात की आयात भी करेंगे, जरूरत पड़ेगा निर्यात की तो निर्यात भी करेंगे। अंतिम उद्देश्य हाइड्रोजन का उपयोग करके अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों को ईंधन देना है। जो इलेक्ट्रोलिसिस नामक एक विद्युत प्रक्रिया के माध्यम से पानी को विभाजित करके बनाया जाता है, जो इलेक्ट्रोलाइजर नामक एक उपकरण का उपयोग करता है, जो पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा क्या होता है, संचालित होता है। नवीकरणीय ऊर्जा मतलब जो नई ऊर्जा के तौर पे क्या है, तीन चीज का आमतौर पे चर्चा होता है, खासकर सोलर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, नहीं ये सब क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा है, अक्षय ऊर्जा भी है। ये जो हाइड्रोजन मिशन की जो बात आप कर रहे हैं हरित हाइड्रोजन के, ये भी एक नवीकरणीय ऊर्जा के तौर पे सामने आएगा। हाइड्रोजन को ऊर्जा का स्रोत ना मान के, है ना, इसको ऊर्जा का स्रोत नहीं माना जाता। मतलब कि ये ऊर्जा को प्रोडक्ट जरूर कर सकता है, उसमें हेल्प जरूर कर सकता है, अपने आप में इसे स्रोत नहीं माना जाता। खैर, भारत के मिशन की घोषणा सबसे पहले प्रधानमंत्री ने 2021 में अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में की थी। इस ओर वो बहुत पहले से भी ध्यान दे रहे हैं। ऐसे ही वो विदेशी बैठकों में सूर्य उपनिषद की बात नहीं करते हैं, वन सूर्य की बात नहीं करते हैं, वन वर्ल्ड की बात नहीं करते हैं। कुछ तो विजन है तभी तो बात करते हैं। भारत के मिशन की घोषणा हो गया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय उस योजना के लिए दिशा निर्देश तैयार करने की प्रक्रिया में, जो कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता के विकास को बढ़ावा देने का प्रयास करती है। साथ ही संबंधित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लगभग 2030 तक 125 गीगावाट तक आपको उत्पादन क्षमता इससे बढ़ाया जा सकता है। तो ये जितना उत्पादन क्षमता बढ़ेगा उतना ही हमारे देश के लिए क्या होगा, बेहतर होगा, और हम नए विकल्पों की तरफ आगे बढ़ सकेंगे। आप उन्हीं विकल्पों की तरफ आगे बढ़ते हैं जो सहजता से आपको क्या हो जाए। अगर मान लें आपको पेट्रोल सही से ना मिले, है ना, और पता चले कि आपको बैटरी वाली गाड़ी चार्ज सहजता से होने लगे रोड पे, तो पेट्रोल पंप पे जाइएगा कि चार्ज करवाने जाइएगा, चार्ज करवाने, वो भी आप ढूंढेंगे कहीं ना कहीं। इसका एक बड़ा हिस्सा ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम के लिए एक प्रस्तावित रणनीतिक हस्तक्षेप है, जिसके तहत 2 वित्तीय प्रोत्साहन तंत्र जैसे इलेक्ट्रोलाइजर के घरेलू निर्माण और हरित हाइड्रोजन के उत्पादन को लक्षित करना, जैसे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाने के लिए जीवाश्म ईंधन के आयात को 2030 तक वार्षिक बढ़ावा दिया जाएगा। माने हर वो पॉइंट्स इसमें यह बताता है कि आप हरित हाइड्रोजन मिशन की तरफ कैसे आगे बढ़ रहे हैं। मसौदा मिशन दस्तावेज में ऑटो क्षेत्र में हाइड्रोजन के लिए एक प्रमुख धक्का के साथ साथ ईंधन सेल वाहनों के लिए पायलट परियोजना माने बड़े लेवल पे, और ईंधन सेल विकास के लिए अनुसंधान और विकास के साथ साथ हरित हाइड्रोजन के उत्पादन और तैनाती के लिए तैनाती का समर्थन का प्रस्ताव होने की संभावना है। प्रस्तावित मिशन में इस्पात क्षेत्र को एक हितधारक बनाया गया है और आंशिक रूप से प्राकृतिक रूप से प्रतिस्थापित करके डायरेक्ट रिड्यूस जो आयरन है उत्पादन में ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग करने की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए सरकार से आंशिक वित्त पोषण के साथ साथ
पायलट संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया। बिना कोर के, बिना जो आपके जितने भी उद्योग प्लांट लगाइए, उसका कोर एलिमेंट क्या है? आयरन है कि नहीं? बिना आयरन के, बिना स्टील के, बिना लोहा के तो कैमरों नहीं टांगा जा सकता है। यहाँ टंगाएगा? ठीक है। ईंधन के रूप में अगर देखें, ईंधन के रूप में हाइड्रोजन की बात करें तो कहता है कि हाइड्रोजन प्रकृति में सबसे आम तत्व है, केवल अन्य तत्वों के साथ संयोजन में मौजूद है और इसे प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले यौगिकों जैसे पानी, जो 2 हाइड्रोजन परमाणुओं और 1 ऑक्सीजन परमाणु का संयोजन है, से निकाला जाता है। संयोजन में इसकी मुख्य भूमिका है हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन एक स्वच्छ अणु है, लेकिन इसे निकालने की प्रक्रिया ऊर्जा गहन है। ठीक है। जबकि एक स्वच्छ ईंधन स्रोत के रूप में हाइड्रोजन की क्षमता का लगभग 150 वर्षों का इतिहास रहा है। 1970 के तेल की कीमतों में झटके के बाद ही जीवाश्म ईंधन की जगह हाइड्रोजन की जगह लेने की संभावना पर गंभीरता से विचार किया जाता रहा है। ठीक है। 3 कार निर्माता जो कंपनी है, जैसे जापान की होंडा और टोयोटा, दक्षिण कोरिया की हुंडई, तब से निर्णायक रूप से तकनीक का व्यवसायीकरण करने के लिए एक सीमित पैमाने पर आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि सबसे पहले यही लोग शुरू ना करते, है ना, ऐसे ईंधन वाले कार। जिन स्रोत और प्रक्रियाओं से हाइड्रोजन प्राप्त होता है उन्हें कलर टैप द्वारा वर्गीकृत किया जाता है। कलर टैप एक तकनीक जीवाश्म ईंधन से उत्पादित हाइड्रोजन को यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो थोड़ा गौर कीजिएगा। जीवाश्म ईंधन से जो उत्पादित हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन को ग्रे हाइड्रोजन कहा जाता है, जो आज उत्पन्न हाइड्रोजन का बड़ा हिस्सा है। एक जीवाश्म ईंधन से जो प्राप्त कर रहे हैं आप। कार्बन कैप्चर और भंडारण के विकल्पों के साथ जीवाश्म ईंधन से उत्पन्न हाइड्रोजन को ब्लू हाइड्रोजन कहा जाता है। और अब बात कर रहे हैं किस हाइड्रोजन का? ग्रीन हाइड्रोजन का। और जो अक्षय ऊर्जा स्रोत द्वारा संचालित इलेक्ट्रोलाइजर का उपयोग करके उत्पन्न हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है? ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। ठीक है। तो ये अक्षय ऊर्जा से आप प्राप्त करेंगे। ग्रीन हाइड्रोजन की क्षमता के बारे में भी कुछ पॉइंट्स आउट किए गए हैं। ये पॉइंट्स ध्यान रखिएगा, कहीं मान लीजिए पीटीए में आपसे पूछिए दे, कहीं आइए जाए, कहाँ गया? ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन। तो कहिए कि हम तो सुने थे खाली ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन कहां से आ गया? ठीक है। तो पढ़ते समय थोड़ा नजर रखिएगा इस ग्रीन हाइड्रोजन क्षमता का क्या पॉइंट्स है वो भी देख ले। देखो, हरित हाइड्रोजन के विशिष्ट लाभ है। इसकी क्षमता पे बात पॉइंट्स कुछ आउट किए गए, जैसे यह एक स्वच्छ ज्वलनशील अणु है जो लोहा और इस्पात, रसायन और परिवहन सहित कई क्षेत्रों को डीकार्बोनाइज कर सकता है। एक ये पॉइंट्स, माने ये इसकी क्षमता को लेके पॉइंट्स आउट। 2 नवीकरणीय ऊर्जा जिसे ग्रिड द्वारा संग्रहित या उपयोग नहीं किया जा सकता है, हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए चैनल किया जा सकता है। हरित हाइड्रोजन वर्तमान में व्यावसायिक रूप से व्यवहारिक नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। इस पे उसको प्रैक्टिकल बनाने का हम प्रयास न करेंगे। भारत में मौजूदा लागत करीब 350 से 400 रुपए प्रति किलो है। अब इतना महंगा तो आप यूज नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए प्रयास तो चलेगा। यह केवल 100 रुपए प्रति किलोग्राम से कम के उत्पादन लागत पर व्यवहार होने की संभावना है। माने कोशिश किया जाएगा कि कहां तक लाया जाए। हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन का लक्ष्य यही है। माने इतना, अब आप 107 रुपए किलो लीटर पेट्रोल लेते ही हैं, ये 100 रुपए। अगर 100 रुपए लीटर के हिसाब से अगर हाइड्रोजन एनर्जी आपको मिलने लगे, ग्रीन हाइड्रोजन, और माइलेज लगभग वही सब दे, तो आप निश्चित रूप से किधर जाइएगा? इधर आना, ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा आपका मिजाज। अब 400 रुपए किलो मिलने लगे तो जाइएगा? तो कोशिश है कि उस लेवल तक इसको लाया जाए। ठीक है। ऑटो क्षेत्र या ईंधन सेल, माने कोई पॉइंट्स नहीं छोड़ा गया है। पढ़ने की जरूरत है भाई, इतना पढ़िए दिए हैं तो थोड़ा और क्या। ठीक है।
ऑटो क्षेत्र और ईंधन सेल में क्या पॉइंट्स आउट हो रहा है? तो इसमें कह रहा है, एक बहुत बढ़िया पॉइंट्स है कि हाइड्रोजन एक ऊर्जा का वाहक है। क्या है? ऊर्जा का वाहक है और ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ये सोर्स नहीं है बल्कि क्या है? वाहक है। कार या ट्रक को बिजली देने के लिए इस्तेमाल करने से पहले हाइड्रोजन ईंधन को ईंधन सेल स्टैक नामक उपकरण द्वारा बिजली में परिवर्तित किया जाना चाहिए। तो उसको माध्यम बना के उसको एनर्जी में क्या कर देगा? उत्पन्न कर देगा। इस तरह का कुछ टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है। एक ईंधन सेल ऑक्सीकरण कमी प्रतिक्रिया के माध्यम से ऑक्सीकरण एजेंटों का उपयोग करके रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करते हैं? परिवर्तित करते हैं। ईंधन सेल आधारित वाहन आमतौर पर बोर्ड पर विद्युत मोटर को शक्ति प्रदान करने के लिए, बिजली उत्पन्न करने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं। ठीक है, आप ऑक्सीकरण शब्द भी पढ़े होंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ही संदर्भ में पढ़े होंगे केमिस्ट्री के अंदर। क्योंकि ईंधन सेल वाहन चलाने के लिए बिजली का उपयोग करते हैं, इसलिए उन्हें इलेक्ट्रिक वाहन भी माना जाता है। प्रत्येक ईंधन सेल के अंदर ऑनबोर्ड दबाव युक्त टैंक से हाइड्रोजन निकाला जाता है और एक उत्प्रेरक के साथ प्रतिक्रिया करने के लिए बनाया जाता है, जो आमतौर पर प्लेटिनम से बना होता है। तो इस तरीके से आप इस सभी पॉइंट्स को पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से ये आपको जो ग्रीन हरित हाइड्रोजन मिशन है, ठीक है, जो हरित हाइड्रोजन मिशन है, उसके लिए आप मेंटली तैयार रहेंगे। इसको पढ़ने से कई पीटी के प्रश्न आ सकते हैं। इसमें जो पॉइंट्स यूज किए गए, कई पॉइंट्स आउट किए गए बोलने के क्रम में, जो आपके पीटी के एग्जाम में काम आ सकते हैं। और साथ ही यह पूरा टॉपिक ही राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन एक समान साइंस और टेक्नोलॉजी का प्रश्न हो सकता है मेंस का, इकोसिस्टम का प्रश्न हो सकता है मेंस का, और साथ ही अर्थव्यवस्था से भी कनेक्ट करके पूछा जा सकता है। लेकिन एक और बात, इस टॉपिक से निबंध भी आ सकता है।